मुसलमानों की भारी भरकम भीड़ जुटा के तेजस्वी यादव कह रहे ये देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बॉस, ये किसी के बाप का नहीं है, ये संविधान से चलेगा और उसी संविधान के तहत कानून बना है संसद के अंदर। तो वोट के नाम पर किसी के बाप का कानून नहीं है कि इसको उड़ा के कोई भी कूड़ेदान में फेंक देगा। यह सब पे लागू होता है बॉस। संसद से पास कानून को तेजस्वी यादव कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। बीजेपी भड़क गई। बीजेपी ने इसी बयान पर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान बताकर तेजस्वी के साथ साथ इंडी गठबंधन को भी फंसा दिया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंडी गठबंधन ना संसद को मानता है, ना जुडिशरी को मानता है। वोट बैंक की चाहत में इनका समाजवाद नमाजवाद में तब्दील हो गया है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी। यह बहुत गंभीर विषय है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कानून के लिए कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि वो भारत की संसद के दोनों सदनों से पारित है, कोर्ट में विचाराधीन है कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान। वोट बैंक की चाहत में जो कुछ बोला गया है तेजस्वी यादव और इंडी गठबंधन के अन्य नेताओं के द्वारा, उससे साफ है कि यह संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की 50 साल पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बिहार में इंडी गठबंधन ने वक्फ बचाओ संविधान रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन इस रैली का आयोजन जिस संगठन ने किया वो इमारत शरिया नामक एक मुस्लिम संगठन। यह संगठन बिहार, ओडिशा और झारखंड में सक्रिय है। इसलिए इस आयोजन को लेकर बीजेपी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी को घेर लिया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के मंच से अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नहीं बल्कि शरिया और शरीयत की बातें हो रही हैं। बीजेपी ने पूछा कि क्या इंडी गठबंधन बिहार में शरिया कानून लागू करने की सोच रहा है क्या? सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को, फिर बताता हूं कि वक्फ कानून का विरोध करके आरजेडी फंसी कैसे। वक्फ बोर्ड के जिन प्रावधानों के विरुद्ध इंडी गठबंधन के नेता बार बार बोल रहे हैं, क्या वो प्रावधान सऊदी अरब में लागू है जो इस्लाम की जन्मस्थली है? नहीं। क्या इंडोनेशिया में लागू है जो सबसे बड़ा मुस्लिम देश है? नहीं। क्या टर्की में लागू है जो खलीफत की सीट रही है? नहीं। क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लागू है? नहीं। जो आईएसआईएस की भूमि है, सीरिया और इराक के हिस्से, वहां पे लागू है? नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन से कि आप बिहार में क्या सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की और आईएसआईएस से ज्यादा बड़ा शरिया का कानून लागू करने की सोच रहे हैं? जहां तक इस्लाम धर्म के, इस्लामी अकीदे के मुकद्दस रवायतों का सवाल है तो बहुत साफ कहना चाहता हूं, कुरान में वक्फ नाम का कोई वर्ड नहीं है। यह मुल्ला मौलवियों का अपना क्रिएशन है। वक्फ कानून पर पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने कल जो माहौल बनाया था उसे आज बीजेपी पंचर कर रही है। बीजेपी ने बता दिया कि वक्फ के आंसू गरीब मुसलमान के लिए नहीं निकल रहे, बल्कि उन ताकतवर मुल्ला मौलवियों के लिए निकल रहे हैं जिन्होंने जमीनें हड़पी हुई। और ऐसी ही बातें खुद लालू यादव कह चुके हैं। साल 2010 में यूपीए के वक्फ संशोधन कानून पर बोलते हुए लालू यादव खुद मानते थे कि वक्फ की जमीन पर अनाप शनाप कब्जा हो रखा है और यह कब्जा खुद वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आज वोट चाहिए तो वही आरजेडी वक्फ कानून में सुधार का विरोध कर रही है, कह रही कि हम आएंगे सत्ता में तो कूड़ेदान में डाल देंगे। सुनिए लालू यादव, तेजस्वी यादव के पप्पा कैसे वक्फ की जमीन पर चल रहे लूट के खेल को एक्सपोज कर रहे थे। सुनिए एक बार। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंडियां बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कॉग्निजेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो, और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन बेलेबल इसको नहीं बनाइएगा, तब तक आपका ये खंता पूर्ति ये होता रहेगा।
ये तेजस्वी यादव के पापा जी हैं, संसद में खड़े होकर बता रहे थे कि कैसे वक्फ की जमीन को पटना में कब्जा किया हुआ है और कानून में सजा का प्रावधान कीजिए ताकि ये सब रुके। तो मुसलमानों को तेजस्वी यादव से पूछना चाहिए कि मुसलमानों को उनका हक दिलाने वाला कानून क्यों वो डस्टबिन में फेंकना चाहते हैं। जब लालू यादव यूपीए सरकार में थे तब वो वक्फ कानून में सुधार पर जोर दे रहे थे। अब जब नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून में ऐसे संशोधन किए जिससे जमीन की लूट रुके और गरीब मुसलमानों का फायदा हो, तो लालू यादव की पार्टी मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। दरअसल आरजेडी के निशाने पर मुस्लिम वोट है जिसे वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आप अगर खुद देखिएगा कि बिहार में स्थिति क्या है, जरा इसको आप देखिए। बिहार के अंदर, उसके अंदर अगर आप देखेंगे मुस्लिम आबादी जो है, मुस्लिम आबादी वो करीब करीब जो है वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, 17.7%। ठीक है, और 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट, 50% प्लस आबादी वाली मुस्लिम सीट, अगर आप इसको देखिएगा तो ये है करीब करीब 47 सीट ऐसी है जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है बिहार में। और 40% प्लस वाली कितनी है भाई? 11 सीट है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए तो 58 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर बहुत निर्णायक भूमिका में। इंडी गठबंधन को मुस्लिम वोट अगर आप देखिएगा 2020 के चुनाव में कितने मिले थे भाई इंडी वालों को? 2020 में मिले थे 76% मुसलमानों के वोट, और 2024 के लोकसभा चुनाव में देखिएगा तो ये और बढ़ के 87% पहुंच गया। तो भाई जब उनको बल्क में मुसलमान का वोट मिल रहा है तो वो तो कहेंगे ही कि हम वक्त कानून उठा के कूड़ेदान में डाल देंगे। ये तो मुसलमान को सोचना है कि आपके हक की चीज कोई उठा के क्यों कूड़ेदान में डाल रहा है। यानी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को भर भर के मुस्लिम वोट मिले, और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने इंडी गठबंधन की धर्म की राजनीति का जिक्र किया, तेजस्वी भड़क गए, वो जाति का कार्ड खेलने लगे। यहां तक कहने लगे कि बीजेपी ने तो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, जबकि उनके पिता इमरजेंसी में जेल गए थे। सुनिए बीजेपी के पलटवार पर तेजस्वी ने क्या जवाब दिया। लेकिन ये भाजपा वाला बोलो, जो हमारे भगवान है, जिसके हम वंशज हैं, भगवान कृष्ण, भागवत गीता उनका दिया हुआ है और हमारे उन्हीं के परिवार के लोग हैं, हम लोग दादा के रूप में उनको देखते हैं। क्या हम भागवत गीता का यादव समाज अगर कथावाचक बने, कोई पिछड़ा बने, तो ये भाजपा वाले लोग उसका मुंडन कराते हैं। ये असली चरित्र है भाजपा की। ये भाजपा के जो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, इन लोगों का कोई देश की आजादी में कोई योगदान रहा है क्या? ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए हैं क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके पिता लालू यादव इमरजेंसी में जेल गए थे, लेकिन आप यह भी देखिए कि जो लोग इमरजेंसी में जेल गए थे वही लोग आज उस कांग्रेस के साथ हैं जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। लेकिन अब ये सब इमरजेंसी भूल गए क्योंकि इन्हें सिर्फ सत्ता दिखती है और नरेंद्र मोदी का विरोध दिखता है। नरेंद्र मोदी के विरोध में ये इस हद तक चले गए कि वक्फ बचाओ रैली कर रहे हैं और वहां पर भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव तो सीधे कुर्बानी की बातें करने लगे। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि बिहार में वोटर लिस्ट के मामले में नया ट्विस्ट क्या आ गया है। मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिसका इतिहास हजरत हुसैन का हो, नहीं पता। कुर्बानी का इतिहास बहुत बड़ी ताकत है। दरअसल इन पार्टियों का भरोसा यह है कि मुसलमान बड़ी भीड़ में इकट्ठा होकर
ऐसी बातों पर जोर शोर से ताली बजाकर इनके लिए भर भर के वोट कर देगा। लेकिन वो हिंदू और दूसरे धर्म के लोग जिनकी जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जा कर लिया जाता है, वो भी इनको वोट देंगे, क्योंकि वो हिंदू जो है वो कभी कंसोलिडेटेड वोट तो करेगा नहीं। ये इनके भरोसे की वजह है कि वो इस तरह की बात कर रहा है। इनको इस बात का डर नहीं है कि मैं इस तरह से गलत चीज में वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने की बातें करूंगा तो हिंदू वोट मुझसे छिटक जाएगा। वहां तो जाति के नाम पे बांट देंगे, ले लेंगे। आप देखिए बिहार में मुसलमानों का वोट, वो मुस्लिम वोटों का जो खेल है वो किस कदर चल रहा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में इंडी गठबंधन से मुस्लिम वोटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन को यह डर दिखा रहे हैं कि हाथ मिला लो नहीं तो मुस्लिम वोट कटेंगे और बीजेपी जीत जाएगी। सुनिए कैसे ओवैसी इंडी गठबंधन को हाथ मिलाने का ऑफर भी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे नहीं वोट काटते, तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तरुल ईमान ने कहा हो अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा। बिहार में वक्फ कानून के साथ साथ इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट में रिवीजन के मुद्दे को भी पकड़ लिया। इस मुद्दे को सबसे पहले ममता बनर्जी ने उठाया और बंगाल में बैकडोर से एनआरसी लागू करने का माहौल बन रहा है, ऐसी बातें कह दी। फिर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसे एनआरसी लागू करने की साजिश बता दिया। आरजेडी भी इस मुद्दे पर माहौल बना रही है कि मोदी शाह जो है वो बैकडोर से चुनाव आयोग के माध्यम से एनआरसी ले आए। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को बिहार की समस्त मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिन में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के साथ नई मतदाता सूची बनाने का निर्देश दिया है। आरजेडी का आरोप है कि चुनावी हार की बौखलाहट में बीजेपी अब बिहार और बिहारियों से मतदान का अधिकार छीनने का षड्यंत्र कर रही है। एक बार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, फिर आपको बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे का सच क्या है, क्या वाकई बैकडोर से एनआरसी आ गई है, सारे फैक्ट्स बताता हूं। हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं। आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। चुनाव आयोग के एक्शन को लेकर इंडी गठबंधन माहौल बना रहा है कि मानो चुनाव आयोग चोरी छिपे सरकार के कहने पर कोई ऐसा काम कर रहा है जो इस देश में कभी नहीं हुआ और जो उसे कभी करना भी नहीं चाहिए और शायद उसके पास पावर भी ना। लेकिन इस पूरे विवाद का सच क्या है आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल चुनाव आयोग के पास यह पूरी ताकत है कि वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर सके और उसे दुरुस्त करने के लिए अभियान चला सके। इलेक्शन कमीशन के पास स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की पावर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के तहत और संविधान के आर्टिकल 326 के तहत इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार मिला हुआ है। आर्टिकल 326 कहता है कि सिर्फ वो व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है और जो भारतीय नागरिक है सिर्फ वही वोट डाल सकता है। और सही वोटर कौन है इसको जांचने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग के पास है। तो बहुत जो अधिकार संविधान दे रहा है ये लोग छीन लेंगे क्या? दूसरी बात, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि बिहार में ऊपर से नीचे तक वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। ऐसा अभियान साल 2003 में भी चलाया जा चुका है और चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई 22 साल हो गए, क्या ठीक से लिस्ट नहीं बननी चाहिए? इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साल में ऐसी ड्राइव्स होती रही हैं। आप यह भी समझिए कि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन कर क्यों रहा है। पिछले 22 साल में वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वोटर लिस्ट में बहुत नाम जोड़े और हटाए गए, बहुत तेजी से शहरीकरण और पलायन हुआ। इतने सालों में बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका 2-2 जगह रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसकी वजह से उनकी एक से ज्यादा एंट्री है। चुनाव आयोग कह रहा है कि इसको ठीक से बना लेते हैं। दिक्कत क्या है? 1950 से लेकर अभी तक कई बार ऐसा हो चुका है और बिहार में खुद लास्ट 2003 में हुआ है। तो इसमें इतना हंगामे की बात क्या है भाई? और चुनाव आयोग को लेकर इंडी गठबंधन आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग तो मनमाने तरीके से काम कर रहा है। चुनाव से 3-4 महीने पहले ही क्या ऐसा अभियान क्यों चला रहा है, जबकि सच यह कि वोटर लिस्ट में रिवीजन के लिए तय नियम है।
नियम के मुताबिक जैसे ही वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ऐलान होता है, वैसे ही चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी जानकारी देता है और उनका सहयोग मांगता है। चुनाव आयोग हर पार्टी से हर पोलिंग स्टेशन के लिए बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट करने के लिए कहता है। ये बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर काम करते हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति होती है तो वो चुनाव आयोग से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 1 अगस्त 2025 को नए इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट आएगा और 1 अगस्त से 1 सितंबर पूरे 1 महीने तक सारी पॉलिटिकल पार्टी और आम नागरिकों को मौका दिया जाएगा कि अगर कोई छूट गया है या ड्राफ्ट में कोई कमी है तो उसमें सुधार कर लिया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को यानी ड्राफ्ट आने के 2 महीने बाद फाइनल वोटर लिस्ट आने जा रही है। हर चीज हर पॉलिटिकल पार्टी को पता होगी। उनका बूथ लेवल एजेंट बूथ लेवल ऑफिसर के साथ जा जाके हर जगह देखेगा क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगी बॉस। और इनका ही वोटर कैसे गायब हो जाएगा लिस्ट से, इनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? बीजेपी का क्यों नहीं गायब हो जाएगा? बीजेपी को पता है कि कौन हमको वोट देता है कौन नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, आज तक तो कहते थे कि ईवीएम में खेला करके यह सब होता है, अब कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके होता है। कभी कहते हैं वोट डालने के वक्त होता है। अरे मन तो बनाइए, होता कब है? ईवीएम हैक करके होता है तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जरूरत क्या है? वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो फिर मानिए कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जब जैसा मन वैसा स्क्रिप्ट चला देना है। चुनाव आयोग पर इंडी गठबंधन यह भी सवाल उठा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने फॉर्म में 3 एज ग्रुप रखे। साल 1987 से 2004 के बीच पैदा हुए लोगों से उनके दस्तावेज और माता पिता के दस्तावेज क्यों मांग रहे हैं? चुनाव आयोग ने 1987 और 2004 का ही कट आउट डेट क्यों चुना? इसकी वजह भी समझिए। जिन 3 कट ऑफ डेट की बात कही जा रही है वो कहीं और नहीं बल्कि सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है। चुनाव आयोग ने अपने मन से कोई तारीख तय नहीं की है। और जहां तक माता पिता के डॉक्यूमेंट दिखाने की बात है तो यह भी सिटीजनशिप एक्ट में लिखा है कि जिस व्यक्ति के माता पिता दोनों भारतीय हैं वो खुद भारतीय होगा पैदाइश से। तो भाई ये सिटीजनशिप एक्ट इतने साल आपकी सरकार थी, फाड़ देते, खत्म कर देते, उसको रद्द कर देते कि नहीं माता पिता के भारतीय होने का सबूत नहीं दे सकते। कानून में साफ लिखा है कि भारत के नागरिक को ही वोट देने का अधिकार होता है। उसके हिसाब से चुनाव आयोग काम कर रहा है। और माता पिता भारत के नागरिक हैं ये साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट दिखाइएगा कि खाली कह दीजिएगा कि मेरे माता पिता भारतीय हो गया। आप ये भी देखें कि चुनाव आयोग वोटरों से जो फॉर्म भरवा रहा है उसके फॉर्म के साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है जिसमें इनको दिक्कत हो रही है। भाई चुनाव आयोग कह रहा है पासपोर्ट लगा दो, बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे दो, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो दे दो, फैमिली रजिस्टर में तो नाम होगा वो दे दो, सरकार की तरफ से कोई जारी जमीन या हाउस अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट है तो वो दे दो, कोई पेंशन ऑर्डर दे दो, सरकार की तरफ से जारी कोई आइडेंटिटी कार्ड दे दो, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट कुछ तो होगा, किसी लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट दे दो, राशन कार्ड दे दो। ऐसा कौन प्राणी है इस देश में भाई जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो देश का नागरिक भी है? कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हो, कहीं तो जाते होगे, ट्रेन का टिकट कटाते होगे, कोई तो चीज करते हो, कहीं तो डॉक्यूमेंट दिखाते होगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे कैसे चल रहा है भाई? और ये इतना लिस्ट दिया हुआ कि इसमें से कुछ दे दो सब मान लेंगे, लेकिन नहीं। अपनी पहचान को साबित करने के लिए हर व्यक्ति के पास इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो होता ही है, लेकिन बवाल खड़ा करना है तो करना है। बाप रे बाप, ऐसा डॉक्यूमेंट मांग लिए कि अब तो एनआरसी हो रहा है बैकडोर से। चुनाव आयोग ने बिहार के वोटरों को एक और बड़ी राहत भी दे दी है। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर साल 2003 की वोटर लिस्ट भी डाल दी है। इसके मुताबिक बिहार के 4,96,00,000 वोटर यानी करीब 60% तो कोई दस्तावेज देने या जमा करने की जरूरत नहीं है। वो 60% वोटर तो पहले ही दस्तावेज देने की झंझट से भी मुक्त हो गए। अब बताइए, लेकिन फिर भी बिहार और बंगाल में इंडी गठबंधन पूरा माहौल बना रहा है कि बीजेपी वोटर लिस्ट से नाम कटवा रही है, एनआरसी लागू कर रही है बैकडोर से। इंडी गठबंधन के नेता जनता को ऐसे ही मुद्दों में उलझा रहे हैं, कभी वक्त का नाम लेकर, वक्फ का नाम लेकर, कभी जाति का नाम लेकर। यूपी में भी ऐसा ही खेल करने की कोशिश की जा रही है। पहले कथावाचक वाले विवाद पर ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की कोशिश हुई, इसे लेकर इटावा में हिंसा हुई। अब एक दलित युवक की लाश मिलने के बाद प्रयागराज में भयंकर बवाल हो गया। आरोप है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया और सांसद चंद्रशेखर पीड़ित परिवार से मिलने प्रयागराज जा रहे थे। उन्हें पुलिस ने रास्ते में रोक लिया। इससे गुस्साए उनके समर्थकों ने आगजनी तोड़फोड़ कर दी। गुस्सा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया, कई गाड़ियों में आग लगा दी, एसडीएम की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। यूपी पुलिस ने इस मामले में चंद्रशेखर